संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजीव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, कैसे देखते हैं चीन के स्टेट टीवी की घोषणा और चीन ताइवान के बीच तनाव को? देखिए मनोज जी, मेरा ऐसा मानना है कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई एग्रेशन दिखाया, किसी तरीके का आक्रमण किया, इवन कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई आक्रमण ये कहकर के किया कि ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, जैसा कि रशिया ने यूक्रेन के हमले के समय में कहा था, तो भी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिस्पांस होगा वो यूक्रेन और रशिया के जो उसके रिस्पांस से अलग होगा, बहुत ही असर्टिव होगा, एग्रेसिव होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान के प्रति जो अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की पॉलिसी पर अभी तक चलता रहा है, जिसमें वो स्पष्ट नहीं करता है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, उसमें और अधिक क्लैरिटी आएगी और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका अब सीधा सीधा अपने अन्य जो एलाइज से पूछ रहा है, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, कि क्या वो इस चाइना के एग्रेशन का जवाब देंगे। जाहिर है कि अमेरिका अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहा है कि अमेरिका तो जरूर जवाब देगा, और अमेरिका ऐसा एक्सपेक्टेशन अन्य जो एलाइज से और पार्टनर से वो कर रहा है कि वो भी इसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये मेरा मानना है मनोज जी कि चाइना का जिस तरीके का जो एग्रेशन ताइवान के प्रति दिखाया जा रहा है और ताइवान के ऊपर चाइना एक फोर्सफुल ऑक्यूपेशन की मंशा रखता है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अमेरिका अपने आप को तैयार कर रहा है। और अमेरिका ने, चाहे वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, चाहे वो अन्य फाइटर जेट्स हों, चाहे वो जिसको वो अपनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइज कहते हैं, उसमें लगातार संलग्न रहता है ताइवान स्टेट में। और पूरे पैसिफिक ओशन में अमेरिका अपने बड़े शिप्स को और बड़े फाइटर जेट्स को लगातार वहां पर ऑपरेट करता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ताइवान के ऊपर जो एग्रेशन यदि चाइना करेगा तो उसका जवाब अमेरिका देगा और अन्य जो राष्ट्र भी उसका जवाब देंगे, क्योंकि इसका एक कारण मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया तो चाइना ताइवान तक नहीं रुकेगा। चाइना पूरे साउथ चाइना सी के 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो एकाधिकार का दावा करता है उसकी तरफ आगे बढ़ जाएगा। वो सेंकाकू आइलैंड जो जापान का है उसके ऊपर अधिकार करने के लिए वहां पर हमले कर सकता है। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर वो हमले कर सकता है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर जो चाइना डोमिनेट करने की मंशा रखता है उसके लिए वो एग्रेसिव तरीके से ताइवान के कब्जे के बाद आगे बढ़ेगा, और जिसको कि लोकतांत्रिक राष्ट्र अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता और अन्य राष्ट्र भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना पे लगाम लगाने के लिए कि वो ताइवान पर ही कोई एग्रेशन न कर पाए, इसके लिए अमेरिका और उसके जो एलाइज और पार्टनर्स अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी ऐसे एग्रेशन की दिशा में जो लोकतांत्रिक विश्व है वो चाइना को रिस्पॉन्ड करेगा। और वो जो, जैसा कि मैंने कहा कि रशिया यूक्रेन के समय में जो अमेरिका का रिस्पांस रहा, जो कि बहुत ही इनडायरेक्ट रहा, अमेरिका कभी भी उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ताइवान के संदर्भ में अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट चाइना में होगा और चाइना के प्रति होगा वो डायरेक्ट होगा। और इस डायरेक्ट होगा। और इसके संजीव जी आपने सही कहा कि इसके संकेत भी दे दिए गए। असल में 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, तब से चाइना के दिल में एक फांस है, ताइवान की फांस, जो बार बार चुभती है, और वो इतनी ज्यादा चुभती है कि वो दिखाई देने लगी है। अब कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगी है। जिस तरीके से ताइवान के इर्द गिर्द चीन ने अपने सुरक्षा बेड़ा तैनात किए हैं, तमाम इसकी घेराबंदी की है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका ये समझ रहा है कि होने जा रहा है, और चीन वाकई ये करने जा रहा है? और क्या चीन वाकई ये करने जा रहा है तो अमेरिका यानी कि ट्रंप जो कह रहे हैं वाकई वो कर देंगे? क्योंकि हाल के दिनों में ट्रंप साहब का भी जो बयान, उनका जो बिहेवियर है, बहुत ही इमेच्योर रहा है। संजय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और जैसे संजीव साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सवाल ये है जैसे जो आप शुरुआत में कह रहे हैं, देखिएगा सिविल वॉर जो शुरू हुआ 1912 में, यानी कि 1644 से लेकर के 1912 तक मंचूरिया यानी कि मंचू डायनेस्टी थी क्वीन, और उसके बरखिलाफ जो चीन के सिविल वॉर हुआ उससे सारे के सारे माओ से तुंग भी और क्यूमनतांग रेजीम भी, दोनों ने मिल करके लड़ा। और ये जो आज स्थिति है चीन के अंदर, और उस सिविल वॉर के बाद में जो मतलब अनबन होने के कारण पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जो मेनलैंड चाइना है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना बना जो क्यूमनतांग जो रेजीम थी वो जाकर के ताइवान उस वक्त फॉर्मोसा के नाम से जानी जाती थी, वो बन गए।
है तो एक ही, इसमें कोई शक नहीं। राज तो उन्हीं का था पूरे मेनलैंड पर कम्युनिस्टों ने अपना राज संभाला। उनको कम्युनिस्ट को लगता है कि ताइवान उनका अभिन्न अंग है और वो उसके ऊपर कहते आए हैं। लेकिन वो क्या सच में ही दिल से चाहते हैं? शी जिनपिंग ने तो साफ कह दिया है कि 2027 तक मैं चाहूंगा कि ताइवान जो है हमारे साथ एक अभिन्न अंग बन जाए। अगर नहीं बनना चाहता है तो हम किसी भी तरीके से उसको हड़प लेंगे और अपना अभिन्न अंग बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्या ये ताइवानी चाहते हैं? ताइवानीज नहीं चाहते हैं, क्योंकि ताइवान की जो लीचिंग है अभी, और इससे पहले भी जो प्रधान उनके रही है राष्ट्रपति, वो भी नहीं था। मतलब सारे के सारे एक तरीके से चीन के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। 1979 तक यूएसए ने भी चीन, जो आज मेनलैंड चीन है, जो माओ से तुंग और आज शी जिनपिंग जिसके ऊपर राज कर रहे हैं, उनको तो 1979 में यूएन की सदस्यता मिली। और तब तक तो ताइवान ही सदस्य था ना यूएन का। पार्क सिक्योरिटी काउंसिल में किसका, चीन कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? ताइवान रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये जो है और वन चाइना पॉलिसी को लेकर के विश्व में है, लेकिन उस वन चाइना पॉलिसी को लेने के बाद भी अमेरिका ने बार बार कहा है ताइवान एग्रीमेंट को लेकर के कि हम ताइवान को किसी तरीके से जबरदस्ती नहीं, अगर वो चाइना चाहता है बात अलग है, लेकिन जबरदस्ती अगर चीन ये सोचता है कि हम उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे तो वो भूल जाए। हम ताइवान के साथ खड़े दिखेंगे, हम ताइवान की मदद करेंगे, जिसके लिए लगातार ये नहीं है कि अमेरिका बोल रहा है, एक जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट का, जो भी मिसाइल आज उसके पास है, जो भी एयरक्राफ्ट उसके पास है, सारे के सारे ताइवान किससे खरीद रहा है? ये अमेरिका से खरीद रहा है और अमेरिका उनको पूरी की पूरी सहायता दे रहा है। इतने ही नहीं, जो बेड़े हैं अमेरिका के, चाहे वो अमेरिका में है या फिर रोटेशनल बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया में है या फिर फिलीपींस में है, जितने भी हैं वो सब के सब जानते हैं। और इस तरह के जो नए नए संगठन खड़े हुए हैं, वॉर हुआ, ऑकस हुआ, ये चीन को एक डर है कि ये सब अगर मिल गए और जिस प्रकार से जो एक्सरसाइज अभी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उससे आप समझ सकते हैं कि 19 देश जिसमें भारत भी शामिल है, वो भी उस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है, जिससे हिमास जैसे जो हथियार है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? और इससे पहले कि जब 20 मई को अपने ली चेंग ने जब राष्ट्रपति का ऑर्डर संभाला, उसके सिर्फ 2 और 4 दिन के बीच में चीन ने पनिशमेंट बिल करके दिखाया, 111 हवाई जहाज, ये दिखाने के लिए कि ताइवान के ऊपर हम पूरा कब्जा कर लेंगे, ताइवान के ऊपर दबाव डालेंगे। तो अमेरिका ने भी अपने हरकत करवाए। और साउथ चाइना सी में जैसे संजीव साहब बोल रहे हैं कि जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एक दूसरा किसी भी प्रकार से चीन का जो विस्तारवाद है उसको रोकना, किसी भी प्रकार से पूरा मकसद, अमेरिका में तो अब आवाजें उठ रही हैं कि ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट नहीं, वो ईरान नहीं, वो यूरोप नहीं, अपनी सारा का सारा जो ध्यान है वो चीन के ऊपर डाले। और सही बात है कि पिछले 3 साल से लड़ाई हो रही है, अमेरिका का नाम सब जगह लिया जा रहा है, चाहे वो इजराइल के साथ खड़ा है, ईरान में है या यूक्रेन के साथ उसको मदद कर रहा है, लेकिन चीन ने अपना पिटारा खोला नहीं है। चीन ने सिर्फ देख रहा है चीन क्या हो रहा है और अपना पिटारा, अपना मिलिट्री इक्विपमेंट संभाल के रखा हुआ है और सब कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। रूस से तेल भी ले लो, पूरे रेल है, मिनरल अफ्रीका से ले लो, सब कुछ लेने की कोशिश और अपने आप को और सक्षम और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के बरखिलाफ। तो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर चीन समझता है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो अमेरिका क्या कहना चाहता है कि आप भूल जाएं मल्टीपोलर वर्ल्ड। जहां तक मिलिट्री का सवाल है, अमेरिका के सामने कोई खड़ा नहीं है। जहां पे इकोनॉमिक का सवाल है, वो भी टैरिफ लगा करके उससे दिखा दिया, चाहे उसकी पूरी, बिल्कुल सही बात है। टैरिफ और सैंक्शन को लेकर ही तमाम तरह की चिंता वो चीन में भी देखी गई है। कुछ और सवाल है जो हमने लोगों से पूछे, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। तीसरा सवाल था कि क्या ताइवान को चीन सिर्फ डराता है या सच में ताइवान पर चीनी हमले की तैयारी में? 26% लोगों ने कहा कि दबदबा बनाए रखने के लिए ऐसी धमकी दी जा रही है। 67% लोगों ने कहा कि ताइवान के बहाने अमेरिका का ये संदेश। 7% लोगों ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अगर चीन ताइवान में जंग होती है तो भारत की भूमिका क्या होगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 36% लोगों ने कहा कि भारत की भूमिका मध्यस्थता की। 31% लोगों ने कहा कि भारत तटस्थ रहेगा। 26% लोगों ने कहा कि भारत ताइवान का साथ देगा
और 7% कुछ भी नहीं कहना चाहते। सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव रहा संजीव जी, उस तनाव में सबने देखा कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक मौका है कि भारत को भी ताइवान के साथ खड़ा होकर एक संदेश दे देना चाहिए। देखिए मनोज जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई एग्रेशन किया और भले से ही उसका नाम कुछ भी वो दे दे, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन जाहिर है कि पूरे विश्व में जो मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर जाएगा कि ये चाइना ने उसके ऊपर एक युद्ध छेड़ा है। और ऐसी स्थिति में मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत ताइवान के साथ होगा। और ताइवान के साथ होने का जो जस्टिफिकेशन ये है कि भारत रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा होगा। भारत रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की जो भी साजिशें हैं उसके खिलाफ खड़ा होगा। और भारत ने इस बात को लगातार कहा है। भारत की आज की जो इस नए भारत की जो विदेश नीति है इंडो पैसिफिक रीजन के संदर्भ में, उसमें हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चलते हैं और हम पेरिफेरी पर बैठ करके घटनाओं को देखने में सिर्फ विश्वास नहीं करते। कभी हम लुक ईस्ट पॉलिसी पर चला करते थे, लेकिन वो दिन अब बीत चुके हैं। आज का ये जो नए भारत में हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चलते हैं, प्रोएक्टिव तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एंगेज करते हैं। अब तो हमने आसियान के राष्ट्रों के साथ भी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना भी शुरू कर दिया है। मालाबार सीरीज की एक्सरसाइजेस पहले से ही कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी अब शामिल होने लगे हैं। और इस मालाबार सीरीज की एक्सरसाइज का जो अब स्वरूप है वो क्वाड्रिलेटरल हो गया है। 4 राष्ट्र इसमें अब शामिल होते हैं। पहले कभी भारत और अमेरिका के बीच में ही सिर्फ होती। तो इसका जो मैसेज है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की जो भी साजिशें हैं उसके खिलाफ खड़ा होगा। और भारत का भी स्पष्ट रूप से मानना है कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स वो बने रहना चाहिए। चाइना के द्वारा जो साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एक काल्पनिक डैश लाइन बना करके जो एकाधिकार का दावा किया जाता है वो बिल्कुल अनुचित है। भारत उसके खिलाफ है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि इस तरीके के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ताइवान के ऊपर यदि चाइना ने कोई एग्रेशन किया तो जाहिर है कि चाइना को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा ही, अन्य राष्ट्र भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ऐसी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को खराब करने की, बिगाड़ने की, डिस्टर्ब करने की जो भी साजिशें कोई भी अगर राष्ट्र रचता है, चाइना अगर रचता है, तो चाइना को इसका माकूल जवाब मिलेगा। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ, क्योंकि ये जाहिर है कि भारत की सुरक्षा का भी प्रश्न है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई एग्रेशन करके ऑक्युपेशन कर लिया तो चाइना वहीं तक रुकने वाला नहीं है। चाइना के मंसूबे और अधिक बुलंद हो जाएंगे। वो पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने के लिए तब आगे बढ़ेगा। सेंकाकू आइलैंड जापान का, उसके ऊपर आगे बढ़ेगा। भारत के ऊपर जो उसका एक फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम रहता है, पूरे अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत कहता है और अनेक इस तरीके की इनकर्जन की स्थितियां पैदा करने की कोशिश करता है। ये अवश्य है कि हाल के समय में अभी भारत और चाइना के संबंधों में सुधार आया है और हमारे विदेश मंत्री वर्तमान समय में चाइना की यात्रा पे हैं। लेकिन मनोज जी, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं देखता हूं कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति की भाषा समझता है। शक्ति के साथ ही इस राष्ट्र को डील किया जाना चाहिए। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को के साथ इसको डील किया जाना चाहिए। और यही बात जो है आज भारत भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, अमेरिका तो कर ही रहा है, ताइवान स्वयं इस बात को कर रहा है। ताइवान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट रिजीम है, जो वहाँ के कम्युनिस्ट शासक हैं, वो इस तरीके का अगर दुस्साहस वो करते हैं तो उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना इस तरफ आगे बढ़ने नहीं जा रहा है। और क्योंकि जो पॉस्चरिंग है, जो तैयारियां हैं लोकतांत्रिक राष्ट्रों की, अमेरिका की, भारत की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, स्वयं ताइवान की, वो बड़ी सशक्त और मजबूत होने जा रही है। लगातार आसियान के राष्ट्र भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और डिफेंस पॉस्चर जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के जो राष्ट्र हैं वो जो मजबूती दिखा रहे हैं, वो चाइना को डेटर करेगा। चाइना किसी ऐसे रशियन जो एग्रेशन जैसा यूक्रेन में हो गया उस तरीके का वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो करेगा जैसा कि मैंने कहा तो उसको उसका रिस्पांस डायरेक्ट तरीके से मिलेगा और बड़ी बिल्कुल वो रिस्पांस बहुत डायरेक्ट मिलेगा। उसकी तस्वीर भी लगातार दिखाई दे रही है। मेरे साथ संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, अगर चाइना का स्टेट टीवी कुछ कहता है तो उसमें सरकार की मंशा होती है, सरकार की झलक होती है। वो युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भी कह रहा है और सैंक्शन और आइसोलेशन की भी बात कर रहा है।
मतलब ये बहुत एडवांस चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि वो सैंक्शन की भी बात कर रहा है कि भाई पूरे चाइना को सैंक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, आइसोलेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि क्या माना जाए कि युद्ध की स्थिति करीब करीब निर्मित हो गई है? मनोज जी, चीन जो है मानता है, उसका ये मानना है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। मतलब मकसद है लड़ना नहीं, पर वो ऐसे माहौल पैदा करना कि दुश्मन जो है अपने आप ही हथियार डाल दे। तो उस मकसद से चीन जो है लगातार प्रेशर डालने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोगों को आश्चर्य होगा कि ताइवान का जो पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन $40,000 से भी ज्यादा है, और चीन का आज की तारीख में बिटवीन 10 से $15,000 का है आज की तारीख में। लेकिन हर हमेशा चीन से जितनी लड़कियां हैं वो शादी हमेशा करना चाहती है ताइवानी लड़कों के साथ, और बहुत इनफैक्ट आज की तारीख में भी 5,000 शादियां सालाना होती है चीन की लड़कियां, मेनलैंड चीन की लड़कियां और ताइवान के लड़के। आज भी इससे कोई टूरिज्म का सारा सेमीकंडक्टर जितना भी हम लोग बात करते हैं ताइवान से ही चीन लेता है। तो चीन चाहे दिखाने की कोशिश करता हो और ये सोचता हो कि किसी न किसी तरीके से ये फल जो है अपने आप गिर जाए नीचे तो ठीक रहेगा, मुझे नहीं लगता है चीन लड़ेगा। चीन नहीं लड़ेगा क्योंकि वो उन्हीं के आदमी है, उन्हीं का सब कुछ है, और भाषा वो बोलते हैं, सब कुछ वो है। बल्कि यहाँ पे लोग थोड़े अलग है, वो कम्युनिस्ट नेशन है, और कम्युनिस्ट में भी एक अलग सा कम्युनिज्म है जो हम लोग समझने में थोड़ा सा कष्ट होगा हम लोगों को। लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है चीन हमला करेगा। जरूर इसके द्वारा, ताइवान को डराने के द्वारा बाकी लोगों को, जैसे संजीव साहब कह रहे हैं साउथ चाइना सी में चाहे स्पार्टले आइलैंड है, पार्सल आइलैंड है या अपने सोलबोरो शोल है, क्यों मकसद है कि आर्बिट्रेशन के बाद भी वो फिलीपींस से मानने को तैयार नहीं है कि अपने कोस्टल बोट को जाकर के मारना, लेजर बीम्स को डालना, मतलब हर तरह के हथकंडे अपनाने कि साउथ चाइना सी जो है ये मेरा बैकयार्ड है, इसमें कोई नहीं आना चाहिए। 50% ऑफ द फिशिंग, क्योंकि मछली खानी है, वो उनका खास वो ये है क्या उसको बोलते हैं पदार्थ है खाने में, तो वो 50% विश्व का मछली जो है वो वहां साउथ चाइना सी में है। पूरा जो व्यापार है वो वहां से होता है। तकरीबन आज की तारीख में 20 से 25% व्यापार, $5 ट्रिलियन का वो है नेविगेशन। तो मुझे नहीं लगता है, चीन एक बहुत धूर्त देश है, चीन को विश्वास नहीं किया जाता। चीन क्या करता है और क्या बोलता है दोनों में अलग अलग है। चीन अपने आप को तैयार करता है, डेटरेंस की पॉलिसी में आएगा, लड़ना नहीं। चीन ने कहाँ लड़ाई लड़ी आज तक? कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, तो 62 की लड़ाई है बस, उतना ही है। बाकी सब जगह चीन हारा है और चीन लड़ना नहीं चाहता। और 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद चीन अब 2 चाइल्ड पॉलिसी में आया या 3 चाइल्ड पॉलिसी में, उसको बनने के लिए चीन को 25 साल लगेंगे। और शी जिनपिंग के बरखिलाफ भी जिस तरीके से माहौल एक आज चीन के अंदर है, मुझे नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका या वेस्ट जो एक नैरेटिव पैदा करता है कि भाई किसी न किसी तरीके से दबाव डाला जाए, इंडो पैसिफिक डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उसके हथियार दिखते रहने चाहिए। पर चीन जरूर जिस तरीके से हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम तो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, हम तो अंग्रेजी अखबार पढ़ करके देखते हैं उन अंग्रेजी अखबारों पर किसका दबदबा है, वेस्टर्न वर्ल्ड का दबदबा है। तो चीन के जो अपने लोग हैं, चीन टूरिज्म 10 मिलियन टूरिस्ट ताइवान से चीन जाते थे और चीन से ताइवान में आते। आज की तारीख में नहीं है क्योंकि कोविड के बाद काफी कुछ हुआ है। तनाव जरूर है पर ऐसा तनाव नहीं है लड़ने के लिए लग जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे नहीं लगता है मुझे। चाहे चीन कितना भी बोले, चीन कितना भी करे, क्योंकि दोनों एक ही है। मैंने जैसे कहा 5,000 शादियां इतने सालों से हर साल होती है, कहा किसकी लड़कियां वहां की है, और 1 चाइल्ड पॉलिसी है, तो एक ही बच्चा है उसका, वो भी ताइवान में है। और वो लड़की क्यों शादी करती है ताइवान के अंदर? क्योंकि वहां पे रईसी है, और रईसी थी और आज भी है। आज रईस हुआ है चाइना, तो इतने साल तो नहीं था ना। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि चीन हमला करेगा। जरूर दबदबा, प्रेशर, ये सब कुछ करेगा तो हमला कर सकता है और उसके संकेत भी सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इंतजार करना होगा कि वाकई ये गीदड़ धमकी है या हकीकत में चीन ऐसा संकेत दे रहा है।